नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे हम तैयारी करते हैं हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सभी परीक्षाओं में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, अनिवार्य सा एक टॉपिक है, उसी की तैयारी कर रहे हैं हम। सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जिस किताब से पूछे जाते हैं प्रश्न, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, उसी को पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीति को पढ़ते हुए हम पहुंच गए हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधुनिक काल पर। आधुनिक काल के अंतर्गत किस प्रकार ब्रज भाषा से गद्य की भाषा खड़ी बोली होती गई, किस प्रकार प्रारंभिक गद्य लिखा गया, फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका रही, क्या क्या प्रमुख विद्वान रहे, और अखबार और पत्रिकाओं का शुरुआती दौर कैसा था, इन सब की जानकारी हमने प्रकरण 1 में प्राप्त कर ली है। प्रकरण 2 में हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य का आविर्भाव। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूर्व के वीडियो जरूर देखें। विशेषतः आधुनिक काल से यदि आप आधुनिक काल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जहां से आधुनिक काल प्रारंभ हो रहा है, इससे 1-2 पूर्व की कक्षा वहां से आप शुरुआत करिए, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। बाकी यह जितने भी आपके इतिहास संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पुस्तक से बाहर नहीं पूछे जाते, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इस पुस्तक को क्रमबद्ध रूप से पूरा आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग बार बार पूछते हैं कि हिंदी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सी है। ठीक है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी उसे खरीद नहीं पाते, बहुत से कारण से वो उपलब्ध नहीं होती, इसीलिए मैं पूरी पुस्तक को आपको पढ़ा रही हूँ। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो अपने मित्रों तक इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, और अवश्य अपने मित्रों को ये जानकारी दीजिए कि हाँ, एक ऐसा चैनल है जहाँ आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई पैसे नहीं देने, बस एक ही काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है और अपने एक मित्र तक इस वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी नए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए अभी बता दूं शुरू में कि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अपनी परीक्षा का सिलेबस उठाइए, उसमें कौन से नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास लगे हुए हैं वो, तथा उसके अलावा भी बहुत कुछ विषय सामग्री प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। निरंतर चेक करिए और एक रचना को पूरा पढ़िए। यदि आप कोई निबंध पढ़ रहे हैं तो उसके 2 भाग हैं, तो दोनों भागों को एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही, ऐसे ही कविता भी लंबी कविता है, असाध्य वीणा है, ब्रह्म राक्षस है, तो उनके 2-2 भाग हैं, तो उनको पूरा पूरा आप पढ़ें। शुरू करते हैं आज की कक्षा को। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखे जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कर आए हैं। संवत 1913 में, अर्थात बलवे के 1 वर्ष पहले, राजा शिव प्रसाद सिंह शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय और दूसरे विभागों के समान ही शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाकापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाका, संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया था, और उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम लाई जाती है तो एक और भाषा का बोर्ड डालने से क्या लाभ। भाका हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। ये सारी चीजें हम कल की कक्षा में पढ़े हैं। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। देखिए, समझने वाली चीज जो है वो यह है कि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि न खालिस हिंदी हो और न खाली भाषा चलती हुई होनी चाहिए, ना खालिस हिंदी न फारसी। तो ये मतलब फारसी मतलब उर्दू, तो अब ये शब्द किसके लिए। तो अब ये छोटी छोटी सी चीजें जिनके उत्तर यहाँ से निकलते हैं कि राजा साहब ने क्या किया, उनको बहुत, क्योंकि उसको चलने ही नहीं दे रहे थे, लागू ही नहीं होने दे रहे थे, तो उन्होंने यही सोचा कि ऐसी ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए जिसमें कुछ अरबी फारसी के चलते शब्द भी आए, ताकि मुसलमान लोग उसका विरोध न करें। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए। पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियां आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृतांत, आलसियों को कोढ़ा इत्यादि। संवत 1909 और 1919 के बीच शिक्षा
संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है। तो जो सितारे हिंद ने किस प्रकार ना ये राजा शिव प्रसाद ने किस प्रकार योगदान दिया हिंदी गद्य के विकास में, स्वयं भी पुस्तकें लिखी, अपने मित्रों से भी लिखवाई, ठीक है। तो ये योगदान भी अतुलनीय है। अब उर्दू का पक्षपाती होने के कारण कुछ लोग इनको विरोध करते हैं, लेकिन जिस समय परिस्थितियां थी, जिस समय हिंदी को लागू ही नहीं होने दिया जा रहा था, ऐसे समय में जो स्थिति जो सुगम मार्ग हो सकता था वो इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपनाया। और सितारे हिंद इनकी पदवी थी, है ना। इनका नाम था राजा शिव प्रसाद। पंडित बंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल में मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसकी हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आवे हयात था। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम है पुष्प वाटिका, भारतवर्षीय इतिहास, जीविका परिपाटी, जगत वृत्तांत। श्रीलाल ने 1909 में पत्र मालिका बनाई। गार्सा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है। बिहारी लाल ने गुलिस्तां के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद 1919 में किया। संवत है, ये सन नहीं है, संवत है, ये ध्यान देना आपको। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर वैलेंटाइन के परामर्श अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसकी बहुत सी कथाएं छांट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह, न्याय शास्त्र और उपदेश पुष्पावती नाम की 2 और पुस्तकें निकली थी। यानी इस तरीके से धीरे धीरे हिंदी गद्य का विकास होने लगा। प्रारंभिक काल में क्या था, उर्दू के शब्द भी उसमें समाहित थे। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबों में दिखाई पड़ता। उदाहरण के लिए राजा भोज के का सपना के कुछ अंश आप देखिए। तो यहाँ शुक्ल जी आपको राजा भोज के सपना के कुछ अंश दिखा रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा शायद गंदा हो रहा है, तो इसे साफ कर लेती हूँ। अच्छे से वीडियो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ओहो, और ज्यादा गंदा हो गया कि नहीं, अब साफ हो जाएगा। गुड़िया बार बार फोन पे हाथ मारती है, यदि जगती है तो उससे भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। चलिए, राजा भोज का सपना का कुछ अंश है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम ना सुना हो? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप्त है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसके समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना उसके सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया, जिसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। ये उन्होंने राजा भोज सपना में से ली हुई है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि वर्तमान में इसी तरीके की पंक्तियां पूछी जाती हैं। शुक्ल की बुक का प्रारंभिक आपको पार्ट में पढ़ा रही थी, प्रकरण 1 पढ़ा रही थी आदिकाल का। उससे भी पूर्व का जो भूमिका उन्होंने लिखी है पुस्तक की, उसमें से भी एज इट इज सेकंड शिफ्ट में 13 नवंबर 2020 को आयोजित नेट परीक्षा के सेकंड शिफ्ट में एज इट इज लाइनें पूछ ली गई हैं। इसीलिए शुक्ल की पुस्तक में से छोड़ने वाला कुछ है ही नहीं। अपने मानव धर्म सार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्वित रखी। इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है, उसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिए औषधि समझना। और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अतिमान्य, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात यह है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। तो ये इन्होंने लिखा है, मानव धर्म सार नामक एक उनका ग्रंथ है। उसकी भाषा को उन्होंने थोड़ा संस्कृत युक्त रखने का प्रयास किया है। ये उसके अंश है, या ये कह लीजिए कि हिंदी के प्रारंभिक गद्य के ये अंश है। आगे, मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद सिंह की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभिक काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा। पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ ना कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो ये कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेजी अधिकारियों का रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी, उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है।
इतिहास तिमिर नाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में जो संवत 1864 में लिखी गई है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बेताल पच्चीसी की भाषा का अनुसरण किया है। लल्लूलाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि बेताल पच्चीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत को भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनके उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है। हम लोगों को जहां तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम और खान पसंद हो, अर्थात जिनको ज्यादा आदमी समझ सकते हैं, और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए। और जहां तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए और न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए। जब तक हम लोगों को उसके जारी करने की जरूरत न साबित हो जाए, तब तक यह उस अर्थ का कोई शब्द हमारी जबान में ही नहीं है, या जो है अच्छा नहीं है, या कविताएं की जरूरत या इल्मी जरूरत या कोई और खास जरूरत साबित हो जाए। तो यानी कि ये उर्दू के पक्षपाती हैं, ये साफ इनके लेखों से पता चल रहा है। कारण क्या क्या हो सकते हैं ये भी उन्होंने बता दिया। लोगों की बढ़ती प्रवृत्ति उर्दू के प्रति और अंग्रेज अधिकारियों का रुख भी। भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है, उसके अनुकूल यही भाषा कहाँ तक ठीक है पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम और खास फहम, इल्मी जरूरत, जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हो, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर हैं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है, वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचि का रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रंग रूप की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत होगी, लोगों को खटकी तो बहुत होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजाहितैषी नामक एक पत्र आगरा से निकाला और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंखें खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। देखो, एक राजा हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू का शब्द है, सितारे हिंद। और एक राजा है राजा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने लिखा प्रजा हितैषी। ये हिंदी के पक्षपाती हुए हैं और सितारे हिंद उर्दू के पक्षपाती। ये एक मूलभूत अंतर आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। अनसुईया, ये विज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की, उसका अनुवाद है। अनसुईया हौले से प्रियमवदा सखी, मैं भी इसी सोच में हूं, अब इससे कुछ पूछूंगी। महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए मुझे, है ना। चलिए पानी पीते हैं पहले, फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पानी पीना, आपको भी पानी पीना है। आपको तो वो सब कुछ करना है जिससे कि, लीजिए आप पानी पियो भाई, लो चलो चलो जल्दी पियो। सखी, मैं भी इसी सोच में हूं, अब इससे कुछ पूछूंगी। महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़कर यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। ये भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी, है ना, कोमल गात, है ना। एक गाना आता है, ये हरियाणवी का, लिए वो उसमें बजता रहता है जब जाते हैं ना, तो ये हाईवे पे इधर उसके ग्रामीण सड़कों में ना, नरम उसका है, पता नहीं
पता नहीं क्या, घूंघट की आट ओट में नरम गात, ऐसा कुछ करके है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ठेठ हिंदी है। यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत से कुछ रसिक शब्द लिए हुए है। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट प्रकट किया है। तो दोनों विद्वानों के मत आप जाने नहीं, अब नहीं, बाद में। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का मत आपको पता चल गया, जिसमें वे उर्दू फारसी के शब्द हों भाषा में इसकी जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण सिंह क्या कहते हैं उसको भी जान लीजिए। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए। न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे पड़े हों। तो इन्होंने जो कुछ भी इस संबंध में मतभेद थे, जो कुछ भी उस समय की मान्यता थी, उससे संबंधित चीजें सब कुछ स्पष्ट कर दी हैं। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदैव बनाए रखना चाहिए, जिनका जन्म संवत 1993 में इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन के प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी के विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। कौन करते रहे? फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। संस्कृत की चर्चा पिंकार्ट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। इससे उन्होंने बहुत पिटू, आप चुप हो जाओ, मैं पिटाई लगा दूंगी आपकी। अब बहुत डिस्टर्ब करते हो आप मुझे अपनी क्लास में। संस्कृत की चर्चा पिंकार्ट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठकर उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया था कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छापने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी इसी पुस्तक में, ऐसा शुक्ल जी हमें बता रहे हैं। अब उसके आगे देखते हैं। संवत 1947 में उन्होंने एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविंगटन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री पद पर नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आइन सौदागरी उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिंकार्ट साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। बिट्टू आप चुप हो जाओ प्लीज। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकार्ट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहां के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1957 में सन 1895 में देख लीजिए, जब संवत की बात होती है तो 57, और जब सन की बात हो रही है तो यही समय किस में बदल गया? 95 में बिर्रिया घास, जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनते थे, कि खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल भर में कुछ ऊपर यहाँ रह पाए कि लखनऊ में उनका देहांत हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा, तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रंग रूप की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की भूमिका के रूप में लिखा था। उसमें वे क्या कहते हैं, अब यहाँ पिंकार्ट साहब के विचार भी हम जान लेंगे। फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू या हिंदुस्तानी के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उनकी बड़ी उन्नति हुई।
इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी यह भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किया जाता है। इसको स्कूलों में सीखने के लिए विवश किया जाता है। पहले कहा जा चुका है कि शिव प्रसाद सिंह ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटकामे भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ। संवत 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र निकले। प्रजाहितैषी का उल्लेख हो चुका है। 1920 में लोकमित्र नाम से एक पत्र ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आगरा सिकंदर से निकला था, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार उर्दू में निकलने लगा था, उसका कुछ भाग में भी हिंदी के लेख रहा करते थे। यानी कि अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जिस अरबी फारसी की भाषा को वो हिंदी समझ रहे हैं, वो हिंदी नहीं है। हिंदी का अपना एक विशेष महत्व है, एक विशेष रूपरेखा है, विशेष ढांचा है। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहां कोर्स में रही। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि में भी बराबर ये उद्योग करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, उसका उल्लेख पहले हो चुका है। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली। संवत 1924 अर्थात सन 1867 में उन्होंने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे। हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद को विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम से एक सभा स्थापित की गई। संवत 1923 में उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खान ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खान साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा कि अब खान साहब नवीन साहब का जो है व्याख्यान सुनते हैं। उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ ना होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों के व्यर्थ के बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए गए हैं, पद्य भर दिए गए हैं। पद्य छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं है। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषाओं की उन्नति करते चलें। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गारसदा तासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए। अब देख लीजिए, साफ साफ लिख रहे हैं शुक्ल जी के हिंदी के पक्के दुश्मन गारसदा तासी फ्रांस में बैठे बहुत बहुत झल्लाए। और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध, उर्दू का पक्षमंडन किया और नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। अब तरह फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर इसने कुठार चलाना चाहा और वीम्स साहब का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया और जो बचे शब्द रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जब जहां कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ ना कुछ इसी तरीके की बातें करते रहते थे। अब गारसदा तासी ने तो इस्तवार लेता लेत्रुई एंदोस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। उसमें भी आपने देखा होगा कि हिंदी के तो कुछ ही कवियों का उल्लेख किया है। अधिकतर कवि किस भाषा के हैं? उर्दू भाषा के ही है। एक शिक्षक का, उसकी मनोवृत्तियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है समाज पे, क्योंकि समाज बच्चों से तो बनता है। युवा और युवाओं को शिक्षित करते हैं बाल रूप में शिक्षक, फिर वो भी जब प्रोफेसर होते हैं वो भी तो शिक्षक का ही रूप है। और होता यह है कि उनकी जो व्यक्तिगत पसंद नापसंद है उसको वो विद्यार्थियों पे थोपने का प्रयास करते हैं, जबकि एक क्या कहते हैं संतुलित मानसिकता का होना चाहिए शिक्षक को। जो लिखा है उसको सही तरीके से वो समाज के हित में किस तरीके से मोड़ा जा सकता है, किस तरीके से उपयोग उसका हो सकता है,
इस तरीके से उसको वर्णन करना चाहिए, ना कि अपनी जो पसंद नापसंद है उसको थोपना चाहिए। सर सैयद अहमद का अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव पड़ा, ये पहले ही कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैवेल साहब ने अपनी यह राय जाहिर की थी कि यह अधिक अच्छा होता है यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, ना कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। सोचिए, यानी ये तो मान ही नहीं रहे कि देश में हिंदी चल भी सकती है, ये स्थिति थी। इस राय को गारसा दत्तासी ने बड़ी खुशी के साथ प्रवचन में शामिल किया। इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में जब यह विवाद उठा कि देसी जवान हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ कि अधिकांश जनता, विशेषतः गांव की, जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित, बहुत कष्ट उठाती है, इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरिक रहे, और कुछ लोगों ने कहा भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर भी गारसा दत्तासी ने कहा कि हिंदी के पक्ष इस पर भी गारसा दत्तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। और ऐसा ही हो रहा है वर्तमान में अंग्रेजी भाषा को लेकर, है ना। अंग्रेजी भाषा को पढ़ना, समझना और सीखना मजबूरी बना दी गई है। इस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे जो हिंदी बोलने वाला है ना, वो तो गंवारू, जैसे आपने कहा ना, यही तो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मैं आपसे इसीलिए तो बार बार कह रही हूँ कि पुस्तकों को इसलिए मत पढ़िए कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न आए, समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार तो हिंदी के विद्वानों ने आकर उस स्थिति को बदल दिया। तो अब भी यदि कुछ युवा वर्ग उठ खड़ा हो अपनी हिंदी के प्रति, तो निश्चित तौर पर इन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाले कैसे सब क्लासी है ना, समथिंग क्लासी, है ना। अब अंग्रेजी में कोई पोएम सुना दे, वाव, है ना। और हिंदी वालों की तो कोई औकात है ही नहीं, ये तो गंवारू भाषा तब भी समझी जानी थी। बीच में विद्वानों ने पद्य लिखकर, जब गद्य लिखकर और अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति के माध्यम से इसको एक सशक्त रूप दिया, तब जाके हिंदी की प्रतिष्ठा हुई, बड़े बड़े लेखक हुए। फिर धीरे धीरे ढलान की ओर और अंग्रेजी का बोलबाला, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ के, ठीक है, नौकरी लगने के लिए, भाषा बाहर भ्रमण करने जाने के लिए अंग्रेजी सीखी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो माहौल है अंग्रेजी के प्रति कि अंग्रेजी बोलने वाला ही शिक्षित है और हिंदी जो बोल रहा है वो तो अशिक्षित है ना। और ये जो युवा वर्ग में भी अंग्रेजी का जो प्रचलन है, भाषा सीखना, किसी भाषा से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी भाषा को निकृष्ट समझना या हिंदी को कुछ न मानना ये गलत है। तो इसका भी विरोध होना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, इस तरीके के कुछ काम होने चाहिए जिससे हिंदी पुनः अपने आदर्श पर प्रतिष्ठापित हो। उसी समय आगे शुक्ल जी लिखते हैं, उसी काल में इंडियन डेली न्यूज के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी जवाब देने को तासी उठ खड़े हुए। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था, तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था, जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते। शिक्षा के आंदोलन के साथ साथ इस, सोचिए कैसे कैसे लोग हैं जो हिंदी के विरोध में खड़े हुए हैं, आज भी है। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मत मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भाग में भी चल पड़े। पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नवशिक्षित लोगों को खिंचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वर लेकर खड़े हुए और संवत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की संवत में करी है ना, ध्यान रखिएगा, सन नहीं, संवत में 1922 में आर्य समाज की स्थापना की और अब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा को पढ़ना आवश्यक ठहराया। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब के आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क में पंजाब वालों के लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज तो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, वो इन्हीं की बदौलत है। तो याद रखना है आपको, दयानंद सरस्वती का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जीके की दृष्टि से भी पूछा जाता है। संवत 1910 में लगभग विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान श्रद्धाराम फुल्लौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम
पंजाब में हुई। फिल्लौरी पंजाब याद रखिएगा। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणविजय सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम जी तुरंत संवत 1920 में कपूरथला पहुंचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तो अब क्या, श्रद्धाराम फुल्लौरी का आपको याद है कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास है? भाग्यवती, है ना। पंजाब के सब छोटे बड़े स्थानों पर घूम घूम कर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश और वक्तृताएं देते और रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और शस्त्र आदमियों की भीड़ लगती। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की, उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी पुस्तकें लिखी और अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी। उनका सिद्धांत ग्रंथ साहित्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेदशास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहते, क्योंकि दयानंदी जो थे आर्य समाज वाले, ये कहते थे कि ईश्वर के कुछ सिद्धांत गूढ़ हैं, वेदों के, उन्हें कोई समझ नहीं सकता, और ये कहते थे कि लोगों से छुपाई जाए ऐसी कोई बात है ही नहीं। यद्यपि वे बहुत सी ऐसी बातें कह दिया करते थे और ऐसी लिख दिया करते थे जिसे अंधविश्वासी लोगों को खटक जाती थी। कुछ लोग उन्हें नास्तिक तक कह देते थे, पर तब वे जब तक जीवित रहे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते रहे। तो यानी न केवल उत्तर भारत बल्कि पूर्व भारत, पंजाब में भी विद्वानों ने हिंदी की उन्नति और प्रगति के लिए कार्य किया। पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और हिंदी भाषा के प्रचार में वे बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम से एक आध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी, जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा था जो कहीं खो गया है। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी 1934 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। ये संवत है, ठीक है, इसको सन में कन्वर्ट करके आप याद करिएगा। भाग्यवती अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकल गया कि भारत में भाषा के लेखक दो ही हैं, एक काशी में और दूसरा पंजाब में। परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र जी से था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। राजा शिव प्रसाद आम फहम और खान पसंद भाषा के उपदेश ही देते रहे। उधर हिंदी अपना रूप आज स्थिर कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक दोनों आंदोलनों ने बहुत सहायता पहुंचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वाभाविक जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं को साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल रहा था। तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पड़कर कब तक रुका रहता। सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देशी भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी, जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देशी भाषाओं के बीच एक प्रकार से साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं। तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी प्रकार भाषा में लैटिन शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब की हैं और उसी के प्राकृत रूप से निकली हैं। इन आर्य भाषाओं को संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा में भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य से कुछ संचित शब्द मिले, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती थी। राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित, परिमार्जित करते और ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। अब जो हमारी कल की जो कक्षा रहेगी, जो आधुनिक काल का प्रमुख, जिसे कह सकते हैं शुरुआत माना जाना चाहिए, मानते हैं, वो रहेगा हमारी कल की कक्षा का विषय, जिसे
रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु काल से, जहां आधुनिक काल का मूल प्रारंभ हम मानते हैं, प्रथम उत्थान इसे नाम दिया है। समय सीमा मानी है 1925 से 1950 तक। कल इसका विस्तार से इसका एक शुभारंभ करेंगे। ये रीतिकाल की समाप्ति और भारतेंदु काल के पूर्व का परिचय इन दो प्रकरणों में शुक्ल जी ने आपको दिया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुगल काल के पतन और अंग्रेजों के आगमन या रीतिकाल के समाप्ति और आधुनिक काल के आरंभ को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कक्षा आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार विभिन्न तूफानों को झेलते हुए ये हिंदी आगे बढ़ी है। आज भी बहुत सारे तूफान आए, उस समय कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, और बहुत महान महान लेखक हुए। और उसमें फिर उसके बाद द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त हैं, बाद में रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, कितने शताधिक लेखकों ने इस हिंदी का झंडा को बुलंद किया। यदि पुनः हिंदी के इस विद्यार्थी उठ खड़े हों, उस उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं लाएं, तो ये जो बेस्ट सेलर इंग्लिश की बुक है ना, ये सब नीचे आ जाएं, धड़ाम धड़ाम करके गिर जाएं, है ना। लेकिन उतनी प्रतिभा नहीं है, और है तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लिखना व्यावसायिक दृष्टि से, जैसा कि मैंने कहा, इच्छा ना हो तो भी मजबूरी तो अवश्य है ही। क्लास को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग पूर्व के वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट आप अवश्य चेक करते रहें और प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। ये सोच के कि पेपर बहुत दूर है, फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे, एग्जाम की डेट तो अभी आई नहीं, ये सोच के अपनी पढ़ाई को स्थगित नहीं करिए। हिंदी साहित्य इतिहास को मजबूत कर लीजिएगा। भले ही नेट का रिजल्ट अभी आया हो, आगामी परीक्षा का पता नहीं हो, लेकिन नेट के परीक्षार्थी कम से कम इस पुस्तक को चैनल के माध्यम से 2 से 3 बार पढ़ते हुए, समझते हुए पढ़ लें। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ लें, अपनी इस तैयारी को मजबूत करिए। बाकी ईश्वर का काम है करना, हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। मिलती हूँ कल की कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।